अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस का ट्रायल आज पूरे 1 साल बाद मुकम्मल हो गया है। एहतसाब अदालत ने आज तवील समाअत के बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया है, जिसे अब 23 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। इस केस में आज से 1 साल पहले नैब ने दिसंबर 2023 में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। इस स्कैंडल में इमरान खान पर इल्जाम है कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के लिए रिश्वत में 458 किनाल जमीन और करोड़ों के अतियात हासिल करने के बदले में प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाया और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रॉपर्टी टाइकून की यह रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी, जो रियासत पाकिस्तान को मिलनी थी, मगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान और शरीक मुल्जिमान ने यह रकम प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में ही एडजस्ट करवा दी, जिसमें इस हाउसिंग सोसाइटी पर 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा जुर्माना था। और दिसंबर 2019 में यह सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि इमरान खान की अपनी काबीना के अराकीन को मुकम्मल तौर पर ला इल्म रखा गया और उनसे एक सील्ड लिफाफे पर दस्तखत करवाए गए, जिसकी अब तक मुतादिद काबीना अराकीन गवाहियां दे चुके हैं, जिनमें फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में नैब ने रेफरेंस दायर किया तो उसमें 190 मिलियन पाउंड की रकम को रियासत का पैसा करार दिया गया और इल्जाम आयद किया गया कि अलकादिर ट्रस्ट की जमीन और डोनेशन के बदले इमरान खान की हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दी और हाउसिंग सोसाइटी के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दी। फिर इसके बाद 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद हुई और फिर अडियाला जेल में ही ट्रायल चलता रहा, जिसमें यह नजर आया कि इमरान खान के दीगर केसेस जिनमें उनको सजाएं सुनाई गई थी, उनके बरक्स इस केस में जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को दिफा का मौका दिया गया। प्रोसिक्यूशन के 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिन पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने जिरह की और आखिरी गवाह पर जिरह में तो 37 समातें और 3 महीने लग गए। फिर मुल्जिमान के 342 के बयान रिकॉर्ड किए गए और फिर कल नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद आज इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और गैर मामूली तवील समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे अब 23 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। आज क्या हुआ अदालत में, इस वक्त भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर पहले समाअत खत्म हुई है। हलीमा खान ने भी बात की, सलमान सफदर साहब ने भी बात की, जो कि इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने बताया कि जो आज समाअत इतना लंबा टाइम चली है वो म्यूचुअल कंसेंसस से चली है, दोनों के इत्तफाक से चली है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के। नाउ फैसला महफूज हो गया है। ये सबसे बड़ा केस है जिसका फैसला अब कहा जा रहा है 23 को आएगा। क्या तासुरात थे, इमरान खान साहब ने क्या बातें की आज? जी शाहजेब साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है वो अब बिलाकर पीर 23 दिसंबर को आना है और ये ट्रायल करीबन 1 साल चला है और ये वाहिद केस है बानी पीटीआई का जो इतना तवील चला है, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं हमने देखा है कि 2, 3, 4, 5 माह में कंक्लूड हो गए, लेकिन ये वाहिद केस है जो 1 साल तक चला है और इसमें जितनी भी शहादतें पेश की गई नैब की जानिब से, उन पर जिरा का पूरा मौका दिया गया बानी पीटीआई के वकला को। और आज जो समाअत अडियाला जेल में हुई है, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं बड़ी तवील हुई हैं, 6 से 7 घंटे तक ये प्रोसीडिंग्स चली हैं। इमरान खान भी कमरा अदालत में मुसलसल प्रोसीडिंग्स के वक्त मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी और आज चूँकि इमरान खान के वकला ने इस केस में अपने हतमी दलाइल दिए हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल और ज़हीर अब्बास चौधरी की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। इमरान खान अपने वकला के हमरा मुसलसल रोस्टम पर मौजूद रहे और कभी कभार वो जब उनके वकला दलाइल दे रहे थे उस दौरान वो भी दलाइल में शरीक हुए और उन्होंने भी मुतादिद जो है दलाइल दिए अब इस केस के हवाले से। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, उन्होंने भी अपोज़ किया जो दलाइल दिए इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी आज और कल भी जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के अमजद परवेज़, उन्होंने जब दलाइल दिए तो माहौल अच्छा था। आज भी कमरा अदालत में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जहाँ जो दलाइल हुए हैं वो मुशावरत से हुए हैं और सलमान सफदर ने बल्कि जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने आगाज़ में ये अदालत को बताया, जज साहब को बताया कि ये जो पूरा ट्रायल चला है हम इस पर सवाल
सवालात नहीं उठाएंगे इस ट्रायल पर, क्योंकि इसमें जितनी भी शहादतें पेश की गई या जो भी इल्तिवा हमने हमारी वजह से हुआ इस केस में, लेकिन जब ये केस फैसले के बाद आला अदलिया में जाएगा, हम वहाँ पर भी इस ट्रायल से मुतल्लिक़ सवालात नहीं उठाएंगे। हम वहाँ पर सिर्फ जो है मेरिट्स पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी केसेस में उन्होंने आला अदलिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई मरतबा साइफर केस को भी रिमांड बैक करवाया। इसी तरह तोशक खाना केस के हवाले से भी सवालात उठे, लेकिन इस केस के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज अदालत में बताया कि हम इस केस पर कोई जो है सवाल, इस ट्रायल केस से मुतल्लिक़ कोई सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि इमरान खान ने 2-3 मरतबा इस केस के हवाले से खुद भी जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन पर जो है एतमाद का इजहार किया। क्या इमरान खान साहब ने आज बात की साफियों से, कुछ बताया सिविल नाफरमानी के हवाले से? क्योंकि पहले जनवरी तक की बात हो रही थी, अब उनके वकील कह रहे हैं इतवार की उन्होंने डेडलाइन दे दी है। जी हाँ, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से ये बताया कि अगर हुकूमत के साथ हम जो मुज़ाकराती सिलसिला हम कह रहे हैं कि शुरू किया जाए, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं, जो 2 मुतालबात उन्होंने रखे हैं, वो इन 2 मुतालबात पे वो बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते इतवार तक, तो हम जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करेंगे। ये उन्होंने आज कहा है। दूसरा, उन्होंने कल जो है पार्टी रहनुमाओं को अडियाला जेल मुलाकात के लिए बुलाया है। 7 रहनुमा है, उसमें एक तो उमर अयूब है, अली मीन गंडापुर है, सलमान अकरम राजा है, इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास है, साहिबजादा हामिद रजा है। इनको कल मुलाकात के लिए बुलाया और जो उनके वकील है फैसल चौधरी, उनकी जानिब से जो है जेल इंतज़ामिया को बाकायदा इस मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई है। आप देखना ये कि कल उनको इजाज़त मिलती है या नहीं, लेकिन इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से जी कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से ये ज़रूर कहा है, उनको ये बताया, उनसे ये पूछा गया था कि चूँकि कल ये अनाउंस किया गया था कि पार्टी की जानिब से उनको ये तजवीज़ आई है कि कुछ दिनों के लिए इसको मौखर किया जाए। कल तो आपने कहा था कि इसको हम कुछ दिनों के लिए अभी मौखर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो टाइम है इतवार तक का, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हुकूमत के साथ जो है मुज़ाकरात शुरू हों, और अगर हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो उसके बाद हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शायद रोक दें, लेकिन अगर मुतालबात नहीं माने तो हम इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमारी इस हवाले से पहले ही बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया। शबीर डार बता रहे थे, अडियाला के बाहर से तफसीलात दे रहे थे, जहाँ से थोड़ी देर पहले समाअत मुकम्मल हुई है और 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज हो गया है। इमरान खान साहब ने इतवार की डेडलाइन दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कल असेंबली में एक अच्छा माहौल बन गया जब बात की मरवत साहब ने, आपने भी कहा कि जी स्पीकर साहब से आप रब्ता करें, बात करें। आज स्पीकर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की कि जी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। बट नाउ इमरान खान साहब ने कहा है कि संडे तक का टाइम है, डेडलाइन है, उसमें हुकूमत बताए कि हमारे 2 जो मुतालबात हैं उसके हवाले से इंगेज करे। नहीं अमल हो सकता तो बताए कि क्या नहीं हो सकता, क्या करेगी हुकूमत? देखिए, अतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। अतवार तक तो हो सकता है कि स्पीकर साहब के साथ जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसके नतीजे में जब प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को वापस आए बाहर विज़िट से मिस्र से, तो इसके ऊपर बात हो। तो ये मुज़ाकरात का या मीटिंग का आगाज़ तो अतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है, या उसके ऊपर कोई हतमी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो इसलिए अतवार तक तो कुछ नहीं होगा। अगर वो इतना जो है वो जल्दी में है सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाने में, तो चले वो ये शौक़ भी पूरा कर लें। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, पहले भी जब उन्होंने धमकी दी हुकूमत ने ऐसा लगा जैसे ब्लफ कॉल किया है, वो पीछे हट गए। अब वो बार बार पीछे हट रहे हैं। अपने मुतालबात जो थे कि जी आप मैंडेट वापस करें, उससे भी पीछे हट गए। 2 ही तो बातें कर रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर इस पर आप जुडिशल इंक्वायरी करा दें, जुडिशल कमीशन बना दें। तो ये इसमें कितना टाइम लगेगा? साथ बैठें और बना दें। आपका अपना सच है, उनका अपना सच है, दोनों के अलग अलग क्लेम्स हैं।
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जिस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे उन्हें ये ऑफ़र दी थी कि आएँ बैठें, हर मौजू पे, हर अपने मुतालबे पे, डिमांड पे, जिस पे भी आप बात करनी चाहते हैं, जेल के मामले पे बात करनी चाहिए वहाँ पे उस पे करें, आएँ बैठें, पॉलिटिकल डायलॉग करें और मामलात को जो है वो रिजॉल्व करें। अगर वो उसी दिन कहते कि जी ठीक है, हम आपके साथ बैठने को तैयार है, आप अपनी तरफ से जो है वो टीम अनाउंस करें, हमारी तरफ से ये लोग होंगे, तो उसी दिन जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। ये आज से कोई तकरीबन जो है वो 2 माह पहले की बात है। लेकिन उस वक्त उन्हें ये ख्याल था कि नहीं, हमने जो चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद के ऊपर, और डी चौक जब हमने पहुंचना है तो हर चीज़ जो है वो हमने डी चौक पहुंच के जो है ना वो हमने फतह कर लेनी है। तो वो उस धुन में लगे हुए थे और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। 25 और 26 की दरमियानी जो रात है उसमें जब उनको कहा गया कि आप संगजानी चले जाएं, वहाँ पे जाके बैठें, आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, जो भी आपके मुतालबात है, आपका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, कोई उसमें से रास्ता जो है वो निकल सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम डी चौक ही पहुँचेंगे। तो फिर आप डी चौक पहुंच के फिर वहां पे क्या हासिल होता है? मगर अब सिचुएशन ये ना कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से उन्हें कुछ हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, ये 24 नवंबर की बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये नाकाम होगी, मगर बड़ा कॉन्फिडेंस है उन्हें। और देखें, इस वक्त हुकूमत जो बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमिक सक्सेस का क्लेम कर रही है, उसमें रेमिटेंसेस का बड़ा किरदार है। रेमिटेंसेस बहुत अच्छी रही हैं अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, इन 5 माह में टारगेट से बेहतर है। $35 अरब का हुकूमत टारगेट कर रही है। पीटीआई का ये कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप हुक्म करें, हमने रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देनी है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर अप्रोच करना पड़े उन्हें कि जी ये कॉल अपनी वापस ले लीजिए और आइए मुज़ाकरात कीजिए। शाहजेब, इन्हें हर बात पे इसी तरह कॉन्फिडेंस होता है। इन्हें ये भी इतना ही कॉन्फिडेंस था कि अगर अब हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, हम अगर पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेंगे तो ये पार्लियामेंट जो है नहीं चल सकेगी, हुकूमत भी नहीं चल सकेगी। इन्होंने जब अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी उस वक्त भी इतना ही कॉन्फिडेंस था, जब असम्बलियाँ तोड़ी उस वक्त भी इतना ही कॉन्फिडेंस था, ये 24 नवंबर को भी इनको इतना ही कॉन्फिडेंस था, अब भी इनको उतना ही कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये मामलात को बेहतर अंदाज से समझने से आ रही हैं और इसीलिए इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अपनी इस तहरीक में जो सिविल नाफरमानी की ये चलाना चाहते हैं, इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। इन्हें मालूम ही नहीं है कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं वो किस मकसद के लिए भेज रहे हैं। वो हुकूमत को पैसे भेज रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेज रहे हैं, अपने प्यारों को पैसे भेज रहे हैं, अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं। ये किस तरह से लोगों से ये तवक्को करते हैं कि वो इनकी सियासत की जो है वो भीड़ अपनी फैमिलीज को चढ़ा देंगे, अपने बच्चों की तालीम को, अपने बच्चों के अखराजात को, क्योंकि आप भी 26 नवंबर रख देंगे। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उससे पहले आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायलॉग के प्रोसेस में आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें, ये बताइएगा कि मरवत साहब ने हमारे शो में कहा कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इमरान खान साहब भी 2 हफ्ते में बाद वो बनी गाला शिफ्ट और ये सारे मामलात हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का भी एतराफ़ किया अपनी पार्टी का कि हमें डी चौक जाने की जल्दी पड़ी थी, ना जाते तो मामलात कहीं ना कहीं तय पा रहे थे। क्या वाकई ये ऑन द टेबल थी ऑफर कि इमरान खान साहब को 2 हफ्ते बाद उनकी रिहाई की बात हो सकती है? नहीं, ये रिहाई की ऑफर नहीं थी। लेकिन अगर ये वहाँ पे जाके बैठते, इस बात को तस्लीम करते, तो इनके साथ बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात की बात थी कि उनके साथ बैठ के बात की जाएगी, ये बात ज़रूर थी, जो अब भी हमारी कोशिश है। हमने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को कभी भी जो है वो डिनाई नहीं किया, और हम आज भी समझते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार के दरमियान जब तक बैठ के बात ना हो तो मामलात को बेहतर अंदाज से नहीं चलाया जा सकता, और पॉलिटिकल जो मामलात हैं इनको रिजॉल्व जो है वो थ्रू डायलॉग ही किया जा सकता है। तो इसलिए उसकी ऑफ़र थी, ये रिहाई वाली बात जो है वो बिल्कुल नहीं थी।
सब अगर अब जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ तक बात थी, यानी कि कम से कम इंगेजमेंट हो गई थी, सब अब ऐसा लग रहा है कि पहले आप का मामला चल रहा है। राणा साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने आगे बढ़ के वेलकम किया है इस सारे के सारे मामले को, तो बात कम से कम, और आप कह ही रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत में इंगेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम ये आ रहा है कि नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशरी है इस सारे के सारे मामले की, और वो नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला हमारे तय पाएं। इस्टेब्लिशमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है, ये मरवत साहब ने कहा। नून लीग वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात के जरिए और कोई हल निकले। नहीं, हमने तो इनको कल जब शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है तो उसको मैंने भी जो है वो अप्रिशिएट किया है, उसको वेलकम किया है। ख्वाजा आसफ साहब ने उसे हवा का ठंडा झोंका करार दिया है, और स्पीकर साहब ने आज ख़ास तौर पे अपना बयान जो है वो इस सिलसिले में दिया है, और इस सिलसिले में हमारी बात हो रही है, और हम अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करके तो इस सिलसिले में एक कमेटी अनाउंस करेंगे जो इनके साथ बैठ के जो है वो बात करेगी। और बात करने का जो मैंडेट है आपके पास इतना होगा कि बात जो इनके मुतालबात हैं उस पर आगे बढ़ सकें, या मैंडेट नहीं होगा? जिस तरीके से आप उन्हें कहते हैं कि इमरान खान के पास मैंडेट है, इनके पास क्या मैंडेट है, इमरान खान मुकर जाएंगे अगर इनसे हमने बात कर भी ली, उस तरीके से क्या आप लोगों के पास मैंडेट है? देखे शाहजेब, ये बात हर किसी को समझ होनी चाहिए कि हम जो भी बात करेंगे वो कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो, उनकी बात जो है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी, और गवर्नमेंट जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। इसी तरह से पीटीआई की टीम जो भी बात करेगी, जिस बात पे भी एग्री होगी, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ इमरान खान या बानी पीटीआई होगी। इसके अलावा तो ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। और अब ये देखना है कि लीडरशिप जो है दोनों पार्टीज़ की, और जो है वो बाकी भी जो पार्टीज़ हमारे साथ अलाई हैं उनके लोग भी हमारे साथ होंगे, वो कितनी स्पेस और गुंजाइश जो है वो देती है, वो बात जो है वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो है वो फैसला करेगी। वैसे अगर अब तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस, इंटरनल क्राइसिस भी आया हुआ है, और वो उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें मुलाकात का मौका ना मिले इमरान खान साहब के साथ। अब वो उन्होंने कल बुलाया है अपनी लीडरशिप को मिलने के लिए, और ज़ाहिर उसमें मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शामिल हैं, तो कल कम अज़ कम हुकूमत मिलने देगी ताकि वो मुलाकात हो जाए और जो मिसकम्युनिकेशन है वो ना हो, वो डायलॉग ही ना कामयाब हो पाए। जी, जब भी इन्होंने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है, 24 नवंबर हो वो 25 नवंबर को, 25 और 26 नवंबर की रात, तो हर वक्त जो है वो इनको मुलाकात का जो है वो मौका दिया गया है। और अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने रब्ता किया है या नहीं किया, तो बहरहाल अगर इन्होंने रब्ता किया है तो इनको मुलाकात जो है वो इससे पहले भी होती रही है, मुलाकात का मौका इनको मिलेगा। मुलाकात का दिन है ना, मगर अक्सर रब्ता भी किया और सब कुछ किया और फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। अली अमीन गंडापुर साहब को भी पिछली मुलाकात में नहीं मिलने दिया गया था, जब मर्जी हो मिलने दिया जाता है, जब नहीं तो अब क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ अगर मामला जा ही रहा है तो एक हुकूमत भी ये दिखाए कि हाँ जी आपने मिलना है मिलिए, आपने हिदायत देनी है अपनी पार्टी को दीजिए। जी, इस बारे में अभी इन्होंने कोई राब्ता तो नहीं किया, हो सकता है कि इन्होंने स्पीकर साहब से राब्ता किया हो, और अगर इनका कोई राब्ता इस तरह से हुआ है तो मुलाकात तक का तो कोई मामला नहीं है, मुलाकात इनकी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो इनकी कमेटी है उसे तो बिल्कुल इस बात की इजाज़त होगी, तो तभी जो है वो मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, जो उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल जो है वो पेशरफ्त हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से आज अहम खबरें सामने आई हैं। इब्तिदाई 5 माह में 341 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बाद हुकूमत नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने के लिए मजीद इकदाम करने जा रही है और कानून साजी कर रही है, जबकि गुज़िश्ता चंद माह में मुसलसल इजाफे और 40,000 के इंडेक्स लेवल से 1,16,000 की सतह पर जाने के बाद स्टॉक मार्केट में आज रिकॉर्ड मंदी देखी गई और मार्केट 3,790 पॉइंट्स गिरकर 1,11,000 की सतह पर आ गई। 100 इंडेक्स के 91 स्टॉक्स में कमी हुई और महज 9 में तेजी देखी गई। मार्केट में ये कमी महज प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन की वजह से है या वजह कोई और है, इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले आपको बताएं कि हुकूमत
टैक्स नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां कर रही है और इस हवाले से कानून साजी करने जा रही है। हुकूमत के मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। वो मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी और वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। उन्हें मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे। अकाउंट्स गैर मुंजमद करने के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक फाइलर के वालिदैन और 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर से सब्र होंगे। हुकूमत यह कानून साजी करने जा रही है। इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में FBR के टारगेट से 341 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया गया है और तनख्वाहदार तबके ने सिर्फ 5 माह में तकरीबन 200 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 72 अरब रुपए या 57% ज्यादा है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके से तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया गया, मगर टैक्स पेयर्स के ऑडिट और दस्तियाब मालूमात के जरिए टैक्स इकट्ठा करने में 16% की कमी आई है, क्योंकि ऑडिट करना मुश्किल काम है, जबकि तनख्वाह पर, बिजली के बिलों पर, मोबाइल फोन कनेक्शन पर और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल पर टैक्स काटना आसान है। इसके अलावा इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में तरक्याती बजट के अखराजात 115 अरब रुपए रहे। हालांकि खुद वजारत प्लानिंग ने 376 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात ऑथराइज किए थे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने नवंबर में 10 साल बाद इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस दिया है। बरामदात, तरसीलात ज़र और टेक्नोलॉजी बरामदात में इजाफा हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इनफ्लोज में इजाफा हुआ है और वो 9 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुँच गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन वजूहात की वजह से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो 1.25 साल पहले तक महज 2 हफ्ते के इंपोर्ट कवर के बराबर रह गए थे, अब 2.5 माह के इंपोर्ट कवर यानी 10 हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर आ गए हैं और 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं और इस माली साल के आखिर तक 3 माह यानी 12 हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर हो जाएंगे, जो कि आलमी रेटिंग एजेंसीज के लिए पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करने के लिए इंतहाई अहम इंडिकेटर होगा कि मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है वो मुस्तकिल बुनियादों पर है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और मैं हर एक को फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 14 महीने पहले, ये तकरीबन या 16 महीने पहले वी हैड टच 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर। तो अब वी आर नाउ एट 2.6 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर और बहुत हम पुरुमीद हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर को टच करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है फॉर आवर रेटिंग एजेंसी, क्योंकि जैसे हमने अब सिंगल बी की तरफ जाना है तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फॉर देम कि नॉट ओनली कि स्टेबिलिटी आई है, बट उसमें जो एक सस्टेनेंस लेवल की बात होती है कि इज सस्टेनेबल, तो ये हम उस तरफ बढ़ेंगे ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर से। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के मामलात कहाँ जा रहे हैं, माहिर मईशत और CEO नेक्स्ट कैपिटल नजम अली साहब मौजूद हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मगर नजम साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है, क्या मार्केट बढ़ बहुत गई, प्रॉफिट टेकिंग है, महज एक करेक्शन है, या कुछ और वजह है कि इतनी रिकॉर्ड मंदियाँ देखी गई? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि मार्केट जो थी वो एट अ स्ट्रेच बड़ी तेज़ी से ऊपर गई है और दरमियान में करेक्शन का इसको कोई मौका नहीं मिला। मैं नहीं समझता, जो नॉर्मली लोगों का ख्याल है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल रैली थी। ये बड़ी अरसे से ड्यू थी। इट वाज ड्रिवन बाय हाई लिक्विडिटी और उसके अलावा हमारे जो लो पी मल्टीपल्स थे वो बहुत अरसे से 3 साढ़े 3 की पी पे चल रहे थे। तो ये तो करेक्शन लेनी थी, स्पेशली व्हेन 2 थिंग्स हैपन। एक तो ये कि तेज़ी के साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आए और उसके बाद हमारा जो रुपी कितने काफ़ी अरसे से स्टेबल रहा। तो अगर आप, मैंने इसको प्लॉट करके देखा, अगर आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को प्लॉट करें ओवर द नेक्स्ट लास्ट 20 ईयर्स और KC 100 को प्लॉट करें तो आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप नज़र आएगी। जैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, KC 100 इंडेक्स जो है वो प्रेशर में आता है। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है और परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब से हमारा करंट अकाउंट स्टेबल हुआ है, ये तेज़ी देखने में आई है विद द
उसके साथ इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन भी उसमें शामिल हो गई। तो ये अभी जो रिसेंटली जो करेक्शन जैसे आज आई है या इससे एक दिन पहले आई थी, ये जाहिर है कि जब स्टॉक्स इतनी तेज़ी से बढ़े हैं तो सेलिंग तो आएगी। तो मुझे तो कोई किसी किस्म की घबराहट नहीं है। लोगों को लॉन्ग टर्म एक व्यू रखना चाहिए। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जो मईशत के सारे इशारे हैं वो अभी बेहतर हैं। ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क है और थोड़ा सा जो कोर इन्फ्लेशन है, जैसा स्टेट बैंक ने कहा, थोड़ा सा स्टिकी है, बट विद टाइम चीज़ें हो जाएंगी बेहतर। और ये मार्केट यहाँ से मैं समझता हूँ अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। इसकी पी मल्टीपल चेंज होना चाहिए। जो जिस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, मैं अभी भी समझता हूँ ये मार्केट अंडर वैल्यूड है। मतलब और क्या नजम साहब, इन्वेस्टर बेस भी बढ़ा है जब मार्केट इतना तेजी से बढ़ रही है? अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में स्टेबिलिटी है, या क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी बहुत छोटा सा बेस है जिसमें फिर स्पेकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है? जी शाह साहब, इसमें मैं बड़ा अभी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, स्पेशली हमारे पास भी जो खुल रहे हैं, क्योंकि हम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा भी है। उसमें बड़ी एक एनकरेजिंग बात जो हो रही है वो ये कि यंग लोग, एटलीस्ट हमारे पास जो मेरे पास नंबर्स हैं, मैं देख रहा था आज ही, 76% लोग वो हैं जिन्होंने पहली मरतबा अकाउंट खोला है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 1000 पीपल हियर इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो ये बड़ी अच्छा साइन है कि नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं और ये लोग जो हैं इस मार्केट में एक स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये बहुत छोटी ट्रेड्स करते हैं बट रेगुलरली करते हैं। तो मार्केट में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो शायद अभी विजिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 12 महीने में ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। एक पुरानी जो हमारी रीज़न होती थी मार्केट गिरने की, दो चीज़ें थी। एक तो ये कि फॉरेनर्स जो थे एज ए फ्लोट ऑफ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोट, उनका सिग्निफिकेंट रोल था। तकरीबन 25-30% के करीब वो फ्लोट को ओन करते थे। दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तब तो मार्केट में उनकी प्रेजेंस बहुत ही कम है, तो उससे भी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में चलती थी। दूसरा, हमारा जो लेवरेज था, अभी भी मैं समझता हूँ अगर 50 बिलियन है तो ये जो मार्केट में जिस हिसाब से लिक्विडिटी है उस हिसाब से कोई ये इतना बड़ा लेवरेज मार्केट का नहीं है कि किसी किस्म की कोई घबराहट हो। कुछ स्टॉक्स में कंसंट्रेशन हो गई है, उन स्टॉक्स में मुझे लगता है शायद अभी भी करेक्शन बाकी है, तो हो सकता है कुछ इंडेक्स में कमी आए, बट अक्रॉस द बोर्ड कोई ऐसी नहीं नजर आ रही इंडिकेशन के मार्केट अक्रॉस द बोर्ड कोई बहुत ज्यादा गिरने वाली है। और मेहता साहब, गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। आपने स्टोरी भी इस हवाले से फाइल की है जो नाजरीन कल पढ़ सकेंगे, मगर हमें जरा मालूमात बताइएगा कि क्या प्रेशर में है 341 अरब रुपए का शॉर्टफॉल? इकदाम कुछ प्रैक्टिकली होते भी नजर आएंगे कानून साजी अगर होने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर FBR की अपनी असेसमेंट है कि पाकिस्तान में जो टैक्स गैप है वो कुछ 7.1 ट्रिलियन का है। अभी जो आप देखें तो 5 माह के दौरान जो FBR का शॉर्टफॉल है वो 338 बिलियन 340 बिलियन के लगभग है, जो कि शॉर्टफॉल है। IMF का जो लास्ट डिस्कशन के लिए टीम आई थी, जो कि रिव्यू मिशन नहीं था, तो उसी के दौरान ये चीज़ तय हुई थी कि हुकूमत कुछ मज़ीद इक़दामात करेगी और ऐसे लोग जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनके लिए घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। शुरू में हुकूमत ने बात की थी कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, लेकिन शायद जो मेजर अलाइज है, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से इसको अपोज किया गया, तो हुकूमत ने इसको बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि आपको पता है कि पहले एक कैटेगरी थी फाइलर और नॉन फाइलर की। अब बुनियादी तौर पर वो जो नॉन फाइलर है उसको, चूँकि पहले नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट्स में इजाफा किया जाता था, अब बेसिकली इनएलिजिबल जो है वो उन्हें करार दिया गया है। यानी ऐसी मेजर ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकेंगे अगर वो टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्लॉट्स जो है, अभी FBR ने रूल्स के थ्रू उनको नोटिफाई करना है। जब लॉ पास हो जाएगा तो रूल्स में आएगा। एक्सपेक्टेड ये है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लॉट्स जो हैं वो नहीं खरीद सकेंगे। जो नई गाड़ियां हैं 800 सीसी से ऊपर की वो खरीद नहीं सकेंगे। जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सर्टेन अमाउंट FBR उसको स्पेसिफाई करेगा, वो जो इनएलिजिबल लोग होंगे वो करने के काबिल नहीं होंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं।
ये बड़े ड्रास्टिक मेजर्स हैं और इनका मकसद ये है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर ना हों उनके गिर्द घेरे को तंग किया जाए, और वो जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन पहले वो पैसे ज़्यादा यानी जुर्माने की सूरत में या पेनल्टी की सूरत में दे के टैक्स नेट से बाहर रह सकते थे, अब उनके लिए नामुमकिन कर दिया गया है कि वो अगर गाड़ियाँ ख़रीदना चाहें या प्लॉट्स ख़रीदना चाहें या सिक्योरिटी के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो उनको रोक दिया गया है। तो अभी इस लेजिस्लेशन प्रपोज हुई है और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हुकूमत के पास अक्सरियत है और वो उसको पास करवाने की कोशिश करेगी। इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो IMF का नेक्स्ट रिव्यू मिशन है वो एक्सपेक्टेड ये है कि वो फरवरी के दौरान मिड ऑफ फरवरी के बाद पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ है वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो ये भी दिखा सके कि आल्दो शॉर्टफॉल है लेकिन वो इकदामात कर रहे हैं और जो टैक्स अवेडर्स हैं पोटेंशियली उनके खिलाफ इकदामात किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये किस हद तक जो है इन इकदामात के नतीजे में ये जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने में किस हद तक जो है वो मदद मिलेगी, ये देखना अभी अगले। आपने सुनी तस्वीर, आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। यूनान में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। यूनान की समंदरी हुदूद में 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई थी जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हो रहे थे। कश्ती उलटने के इस हादसे में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद के मौजूद होने की खबर सामने आने के बाद यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 15 दिसंबर को कहा कि हादसे का शिकार 3 कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे जो लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूनान जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कहा गया कि हादसे में 5 अफराद मारे गए हैं जो तमाम पाकिस्तानी हैं जबकि 39 अफराद लापता हैं जिनमें से 35 पाकिस्तानी हैं। और इस हवाले से पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कहा था कि लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन उनके बचने की उम्मीदें कम हैं। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि यूनान के कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करते हुए कहा है कि लापता अफराद को मुर्दा समझा जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी एजाज सैयद की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया है कि यूनान में होने वाले कश्ती हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों की मजबूरी तादाद 40 तक पहुंच गई है। जबकि सरकारी ज़राए ने मजीद कहा है कि लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं और ये अफराद लीबिया में मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों के पास मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक ये अफराद पाकिस्तान से कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर लीबिया पहुँचे हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले अक्सर अफराद बलूचिस्तान के जरिए भी यूरोप जाते हैं। इस गैर कानूनी सफ़र की तफसीलात देखिए कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर की इस रिपोर्ट में। यह है ईरानी सरहद से मुल्का बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान, सामरान, वाशुक और माशखेल। यहाँ से हर माह हज़ारों अफराद गैर कानूनी तौर पर बेहतर रोज़गार की तलाश में ईरान और तुर्की के रास्तों यूरोपीय ममालिक जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब, KPK, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अलावा कोयटा के नौजवान भी बेरोज़गारी और बेअमनी के बायस ईरान के रास्ते यूरोप जाने के लिए यही रास्ता चुनते हैं। भारी रकूम के एवज़ इंसानी स्मगलर्स अपने एजेंट्स के ज़रिए इन नौजवानों को बैरूनी ममालिक भिजवाने का झांसा देते हैं लेकिन मुतालिका इदारे ना तो इन इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर सके और ना ही गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में कमी ला सके। लेविस फोर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 बरसों में 90,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। 2019 में 17,452 अफराद यूरोपीय ममालिक जाने के ख्वाब लिए रास्ते में ही जमा पूंजी लुटाकर गिरफ्तार होकर वतन वापस पहुँचे। 2020 में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों की तादाद बढ़ के 20,505 हो गई। 2021 में 21,250 अफराद गिरफ्तार होकर वापस घरों को आए। 2022 में 6,500 जबकि 2023 में 10,905 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। रवां साल अब तक 13,500 अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश में गिरफ्तार होकर पेशियां भुगत रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है जिसे यूनान कश्ती हादसे जैसे दिलखराश अलमनाक हादसा रूनुमा होते हैं। अवामी हलकों का मुतालबा है कि बलूचिस्तान के रास्ते इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए FIA समेत तमाम मुतालिका इदारों को भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। जबकि ये हादसा सामने आने के बाद से पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया था और कल FIA गुजरावाला ने इस हादसे में मुलविस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया था और
दीगर की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी थी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ये क्रैकडाउन अब भी जारी है और आज गुजरात से भी अहम गिरफ्तारी सामने आई है। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक जराये का कहना है कि FIA का यूनान कश्ती हादसे के बाद क्रैकडाउन जारी है और गुजरात के इलाके फालिया से मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में मरने वाले हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। कश्ती हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है। जियो न्यूज़ ने हादसे का शिकार होने वाले अफराद के वुरसा से बात की। यूनान कश्ती हादसे का शिकार सियालकोट के 2 नौजवान 2 माह कबल घर से रवाना हुए थे। 20 साला सुफियान का ताल्लुक पसरूर ऊंचा जजा से, जबकि दूसरे नौजवान 15 साला आबिद का ताल्लुक मोरी के जजा पसरूर से है। लवाहिकीन का कहना है कि लीबिया तक दोनों नौजवानों से राब्ता रहा, वहाँ से रवानगी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं। हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। गुजरात के गांव चक कमाला से ताल्लुक रखने वाले लापता अब्दुल रहमान की मां गम से निढाल है। मां अपने लख्ते जिगर को देखने के लिए राहें तक रही है। 1 महीना ते 1 दिन हो गया पुत्र घरों निकले, बहुत दिन गल हुई, उस तो बाद गल नहीं हुई। बार बच्चों ने अपनी सलाह कर ली तो 3-4 बच्चे तो गए, 2 पहुँच गए हैं, बाकी इसमें हादसा हो गया। जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अहम इजलास भी हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2023 में यूनान के इस इलाके में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनती है। हमें इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। सुस्त इक़दाम के बाइस ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म ने इजलास में IBMS निज़ाम यानी इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के फौरी निफाज की हिदायत भी की है। जबकि इजलास में वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग और उसकी रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया है कि अब तक 174 केसेस अदालत में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 को सज़ा हुई है। इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और उन्होंने FIA और वज़ारत ख़ारजा को 1 साल में होने वाले ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद। एजाज, बहुत शुक्रिया। आपकी आज स्टोरीज़ भी सामने आई हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि 5000 तो पहले लीबिया में मौजूद हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं। आपने माजी में भी इस सारे मामले पर काम किया है। वाक़या होता है, हुकूमत के बड़े बड़े दावे सामने आते हैं, गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आती हैं, मगर फिर वाक़यात और हो जाते हैं। आप बता रहे हैं कि 5000 लोग लीबिया में मौजूद हैं जो मुंतज़िर हैं आगे जाने के लिए। क्या वजह है कि कोई प्रैक्टिकल अमली तौर पर यह मामला रुक नहीं रहा है? पहले शाहजेब होता था, ज्यादातर जो ईरान का आपने दिखाया भी और बिल्कुल राइटली दिखाया, पहले जमीनी रस्तों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। अब ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बड़ा काम किया है, तो अब जमीनी रस्ते उतने ज्यादा वायबल नहीं रह गए। ईरान और तुर्की का एक रास्ता हुआ करता था, अब वो वायबल नहीं रहा। अब ज्यादातर तरीका ये हुआ कि जो माजी में 2023 में जो वाकया हुआ शाहजेब, उसमें UAE और इजिप्ट हमने देखा उसके वीजे लिए जाते थे, लीबिया भी था। अब UAE ने भी हमारे पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, कुछ खास चेक्स लगाए हैं उन्होंने। तो अब ज्यादातर वीजा हम देख रहे हैं कि लीबिया का वीजा लेते हैं, पाकिस्तान से लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे होते हैं, यहाँ से वो चढ़ते हैं, लीबिया जाते हैं और लीबिया से वो मुख्तलिफ जो वेयर हाउसेज हैं, कैंप्स हैं वहां पर बने हुए। और हमारे जो ज्यादातर शाहजेब जो रैकेट्स हैं उनके जो बड़े हैं वो भी लीबिया में छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पे रेड बुक में जो FIA की रेड बुक है उसमें एक जो वांटेड इंसानी स्मगलर है उसका नाम आसिफ सुनारा है। वो अब गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया है, वो उधर लीबिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन उसके टेंटेकल्स जो हैं वो यहाँ पर गुजरात में मौजूद हैं जिनके जरिए वो ऑपरेट करता है। और ये एक नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और ये कार्रवाई गिरफ्तारियां होती है, फिर होता क्या है? कोई सजाएं होती हैं या क्या होता है? शाहजेब, पिछले साल जब ये कश्ती डूबने का वाकया हुआ तो FIA ने कमोबेश 77 जो मुबैना इंसानी स्मगलर हैं या उनके जो सहूलतकार हैं उनको गिरफ्तार किया। 8 या 10 की जो जमानत हुई, जो कि अगर देखा जाए मजमूई एतबार से तो कम है, लेकिन कन्विक्शन के ऊपर जब बात आते हैं तो मजमूई चंद सालों के केसेस लगाए तो 400 अगर केसेस हुए हैं तो उनमें कन्विक्शन रेट है सिर्फ 14। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी ज्यादातर लोग जेलों में हैं जो गुज़िश्ता साल के गिरफ्तार हुए हैं। 60+ लोग जो है अभी जुडिशल हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही क्योंकि ज़ाहिर है ये मामला ज्यादा उठा है
असल मामला शाहजेब जो है वो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मामला कॉम्प्लिकेटेड ये है, आज भी जिस बंदे को गिरफ्तार किया FIA गुजरात ने, और जाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिविटी की है, ये बंदा तो गिरफ्तार हो गया, मामला अब जाएगा अदालत में, मुद्दईयत है FIA की। जिनका बंदा विक्टिम जो मरा है वहां पे, अब उनको मेरी इतलात के मुताबिक 12 लाख रुपए इस जो मुबैना स्मगलर है उन्होंने वापस कर दिए। आधे पैसे 12 लाख पहले ले लिए, 24 लाख थे, 24 में से 12 लाख वापस कर दिए। अब उनको जब पैसे वापस मिल गए तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये बयान दे देना है कि जी देखिए हमारा तो इससे कोई मसला नहीं, हम इसे जानते नहीं। और पुलिस को जो दिया गया बयान है उसका 161 का FIA को दिया गया बयान, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी और अदालत उन्हें बरी कर देगी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बहुत शुक्रिया, ऐसे तफसीलात बता रहे थे। एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड में कमी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी के हवाले से आज कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने वज़ीर मुमलिकत बराए IT से शिकायत और सवालात किए और शदीद तनकीद भी की। रवां साल इलेक्शन के बाद 17 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद हुकूमती अरकान समेत कई सारिफीन VPNs जैसे मुतबादिल ज़राए से एक्स तक रसाई हासिल करने पर मजबूर हो गए। लेकिन हुकूमत की जानिब से सारिफीन की सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी यहाँ पर नहीं रुकी। एक्स पर पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर होने के बावजूद इंटरनेट पर सर्विलेंस के लिए हुकूमत ने इकदाम जारी रखे, जिसमें नेशनल फायर वॉल लगाना, FIA के साइबर क्राइम विंग को बदलकर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना और फिर उसे दोबारा FIA को सौंप देना, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में नई और मुतनाज़ तरामीम शामिल करने की कोशिश करने जैसे इकदाम करने के अलावा मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड कम करना शामिल है, जिससे सारिफीन की इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। आज कौमी असम्बली में जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने एक्स की बंदिश, इंटरनेट की स्पीड में कमी और फायर वॉल के हवाले से हुकूमत से सवाल किया तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट साजिद मेहदी ने इसकी जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला पर डाल दी। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। मैं इसमें कदम लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये हम सिर्फ सिक्योरिटी मरीज के लगाते हैं और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एडवाइस पे लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे एडवाइस करे कि भाई हालात ठीक हैं तो उस वक्त हम इसको खोल देंगे, हमें तो इसमें कोई कदम लगाने की जरूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, PTA वाले कुछ नहीं बता सकते इसमें। अब ये वो बेहतर जानते हैं भाई हालात कब ठीक होंगे या ठीक है या नहीं है। सेशन के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि मुझे हंसी आ रही थी जब ऐसी इंटरनेट स्पीड के साथ हुकूमत डिजिटल नेशन बिल लेकर आई। इंटरनेट की स्पीड में कमी के बारे में भी हुकूमत सारिफीन पर इल्जाम लगा रही है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछें। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायर वॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने तस्लीम किया कि सारिफीन के लिए इंटरनेट मुतासिर हुआ है, लेकिन इससे बिजनेसेस मुतासिर नहीं हुए। यूजर एक्सपीरियंस में डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अभी PTA जो कि रिस्पांसिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है और उससे जो यूजर्स हैं 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है। इंटरनेट यूजेज
यूसेज की ग्रोथ 24% है। 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट आईटी एक्सपोर्ट्स की 33% है। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। इंटरनेट की बंदिश की पॉलिसी से स्टूडेंट्स, कारोबारी अफराद, घर से बैठकर कारोबार करने वाले वो अफराद जो ई कॉमर्स से मुंसलिक हैं, ऑनलाइन ऐप्स, राइडर्स सभी मुतासिर हो रहे हैं। इस पर सेनेट की कायमा कमेटी में भी नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर सवालात उठा चुके हैं। शिजा फातिमा ख्वाजा ने आज इंटरनेट की स्पीड में कमी को तो तस्लीम किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि इससे आईटी सेक्टर मुतासिर नहीं हो रहा है। 5 दिसंबर को सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी के इजलास में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद सैयद ने इंटरनेट बंद होने या उसकी स्पीड में कमी के हवाले से कमेटी को बताया था कि स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $3.2 अरब हैं। 30 लाख घर आईटी और उसकी एक्सपोर्ट्स पर मुनहसिर है। मुस्तकिल पॉलिसियों से 2030 तक आईटी की एक्सपोर्ट्स $15 अरब तक पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेट की आज़ादी में 100 में से 27 नंबर्स हासिल किए हैं। इंडिया ने इंटरनेट की आज़ादी में 50, जबकि बांग्लादेश और फिलिपाइन ने 61 नंबर्स हासिल किए हैं। पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंदिश की वजह से पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर $1.3 अरब का नुकसान हो रहा है। 1 घंटा इंटरनेट बंद होने से $9,10,000 का नुकसान होता है। फ्रीलांसर्स को $126 मिलियन के नुकसान के साथ 30% काम में कमी आई है। पाबंदी और पॉलिसियों से आईटी सेक्टर को फौरी नुकसान का तखमीना $420 मिलियन है। ये वो कमेटी इजलास था जिसमें नून लीग की साबिक वजीर बराए आईटी अनुशा रहमान भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि 2023 में भी हमने VPN रजिस्टर किए, लेकिन इंटरनेट की स्पीड पर कोई मसला नहीं हुआ। हमने भी VPNs की वाइट लिस्टिंग की और ग्रे ट्रैफिक को रोकने के लिए इकदाम किए, लेकिन इंटरनेट मुतासिर नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त है, इस पर क्या पॉलिसी है, इस पर चेयरमैन PTA ने कहा कि इंटरनेट की स्पीड पर कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से पूछा जाए। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा ख्वाजा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आज प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।